अच्छा देखिए, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन इन हॉट एरिड क्लाइमेट। आप सब जानते हैं कि जब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं यानी कि चेंज हो जाए, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे में प्लांट क्या करता है? प्लांट स्टार्ट रैपिड ट्रांसपायरेशन टू रिड्यूस देयर इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट क्या करता है? अपना मींस रैपिड ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देता है ताकि अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके या मेंटेन कर सके। ठीक है, अब देखें ऐसी सूरत में उसके अंदर जो वाटर का जो अमाउंट है वो लॉस हो जाता है। आप ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ के आए, इंटर में आपने पढ़ा था ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, देखिए किस तरीके से क्या क्या एडाप्टेशंस कर लेते हैं। या फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर के अफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, के प्लांट हाई टेम्परेचर के अंदर क्या करता है। आपने देखा होगा कि बास प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, बास प्लांट अपने लीफ के साइज को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और बास प्लांट ऐसे होते हैं जो लीफ ही को फॉल डाउन करा देते हैं, स्पाइंस डेवलप कर लेते हैं। ये सब प्लांट के अंदर करता कौन है? ये एक हार्मोन करता है। उस हार्मोन का नाम बेसिकली क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसको आप ग्रोथ इनहिबिटर का नाम भी देते हैं, आप ग्रोथ यानी कि यूं कह लीजिए कि स्ट्रेस हार्मोन का नाम भी देते हैं, कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब जब प्लांट स्ट्रेस के अंदर सरवाइव करेगा, तब तब प्लांट की ये क्या करेगा? हेल्प करेगा और इसको इस स्ट्रेस से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अब स्ट्रेस बेशक लो टेम्परेचर का हो, बेशक हाई टेम्परेचर का हो, स्ट्रेस बेसिकली कहा किसको जाता है? अनसुटेबल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये कहलाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट को वाटर चाहिए, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट को अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। If there is any deficiency in these essential nutrients, then plant face difficulty to their survival. तो प्लांट ऐसे में क्या करता है? डिफिकल्टी को फील करता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कुदरत ने इसके मीजोफिल सेल जो है, स्टोमेटा मीजोफिल सेल में मौजूद है। मीजोफिल सेल के अंदर एक हार्मोन है, वो एक्टिवेशन करता है और अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्लांट को इस स्ट्रेस से निकालता है। तो देखिए ऐसे में क्या होगा? जब टेम्परेचर व्हेन रीच अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 46 से ऊपर चला जाए, 50 से ऊपर चला जाए टेम्परेचर, तो ऐसे में प्लांट अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है? पार्शियली क्लोज कर लेता है या कंप्लीटली क्लोज कर लेता है। क्यों क्लोज कर लेता है? क्योंकि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, और उन गार्ड सेल्स के अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। अगर उन गार्ड सेल से वाटर लॉस हो गया तो ऐसे में गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने के बाद आप जानते हैं उसी गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो प्लांट के स्टोमेटा तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्टोमेटा डिस्ट्रॉय हो गए, वाटर लॉस हो गया, तो फिर प्लांट कहाँ बचेगा? प्लांट तो ड्राई होके एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए देखें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट क्या करता है? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। या प्लांट ने अपने स्टोमेटा को पार्शियली या कंप्लीटली क्लोज कर लिया, तो आप यानी कि अपने माइंड में रखें, क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो सकेगी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड जाती है और ऑक्सीजन क्या होता है? आउटसाइड आती है। तो जब उसने अपने स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज कर लिया या बंद कर लिया, कंप्लीटली तौर पे क्लोज कर लिया, तो ना कोई गैस इनसाइड जा पाएगी और ना ही कोई गैस आउटसाइड आ पाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन द एयर स्पेस ऑफ लीफ, देखें प्लांट के अंदर क्या होता है? इन द एयर स्पेस ऑफ लीफ, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is decrease and amount of oxygen increase। देखिए जो एयर स्पेस होगा, लीफ का जो एयर स्पेस होगा, उस एयर स्पेस में कौन जमा हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आई नहीं, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती, स्टोमेटा क्लोज ना होते, तो वहां जो एयर स्पेस में लीफ के ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाती, और उस एयर स्पेस में आकर के कौन सी गैस यानी कि मौजूद हो जाती? आकर के कार्बन डाइऑक्साइड।
तो उसने स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज कर लिया। जब स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड नहीं आ पा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड नहीं आ रही तो एयर स्पेस के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है प्लांट के पास, तो वो क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अब देखें, दिस ऑक्सीजन यूज इन द दिस ऑक्सीजन यूज in the process of respiration called photo respiration। ठीक है ना, आप 13 चैप्टर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, अगर प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन का अमाउंट इनसाइड प्लांट के इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मेरे ख्याल आपकी समझ में आ गई होगी बात। ऑक्सीजनेस, यस, कल मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखें, इन सर्टेन प्लांट एंड alternative process of carbon fixation take place। इन्होंने एक अल्टरनेट ढूंढ लिया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलना, which reduce the photo respiration in hot and dry climate। अब इन्होंने एक अल्टरनेट ढूंढ लिया, ऐसा किसके साथ होगा, ऐसा देखें डेजर्ट प्लांट इनके साथ होगा, जो जेरोफाइटिक प्लांट्स हैं, कि हाउ दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या उन प्लांट के साथ होगा जो प्लांट ऐसे एरियाज के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। या सैकुलेंट प्लांट्स हो सकते हैं, एम्फीमेरल प्लांट्स हो सकते हैं। जानते हैं ना एम्फीमेरल प्लांट, आपने इंटर में पढ़ा होगा जेरोफाइट के अंदर एम्फीमेरल प्लांट्स किसको कहते हैं? The plant does not face dry conditions, so they pass their dry period in the form of seed, but during rainy season they start germination। These plants are called एम्फीमेरल प्लांट्स। इन प्लांट को हम किसका नाम देते हैं, एम्फीमेरल प्लांट्स का नाम देते हैं। खैर एंटर में आपने इसको पढ़ा होगा जेरोफाइट्स के अंदर। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्लांट ने क्या करा कि अब ऑक्सीजन का अमाउंट तो इनसाइड बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आई नहीं, तो इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। और भाई देखें ना, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये लिया इसने वाटर सॉइल से। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो बड़ा मसला हो गया। अगर ये ब्रेक हुआ और जाकर के इसके साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ तो H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और आप जानते हैं ये तो प्लांट के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसकी तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ये तो हार्मफुल एक कंपाउंड है। उल्टा इनके पास कोई, यानी कि कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनी भी नहीं, उल्टा कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनी भी नहीं, और इसने बेकार के अंदर अपनी जो एटीपी थी उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ऐसे में प्लांट क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे। अब देखें, देयर आर टू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में दो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूं, पहले हम पढ़ते हैं C4 मैकेनिज्म या C4 फोटो C4 मैकेनिज्म या फिर C4 फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म। ये क्या होगा, देखिए C4 कल हमने पढ़े थे, C3 प्लांट्स आज पढ़ेंगे C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स क्यों कहा जाता था, कोई आप में से मुझे बताना पसंद करेगा? C3 प्लांट्स क्यों कहा जाता था उन प्लांट्स को?
सर G3 भी बनाते थे ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। G3P फर्स्ट प्रोडक्ट कंटेन 3 कार्बन। फर्स्ट प्रोडक्ट जो थी इनके अंदर वो कितने कार्बन को कंटेन किया करती थी? 3। तो अब समझ रहे हैं आप इनके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन को कंटेन करेगी? 4। 4 कार्बन को कंटेन करेगी। इसीलिए इन प्लांट्स को किसका नाम दिया जाता है? C4 प्लांट्स का नाम दिया जाता है। अपने माइंड में रखिएगा। मेरे ख्याल में अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा C3 और C4 का। अच्छा देखिए, C4 फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को इट इज आल्सो कॉल्ड हैश एंड स्टॉक साइकिल। इन दो साइंटिस्टों ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, देखिए जिस नाम से एमसीक्यूज आ जाए आप समझ जाइएगा कि इसकी C4 प्लांट्स की बात हो रही है। डाई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। डाई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इन दिस साइकिल, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल वाला जिसकी समझ में आया वह समझ जाएगा। इन दिस साइकिल the carbon dioxide acceptor molecule is फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, जिसको PEP का नाम भी दिया जाता है। आप चाहे तो इसको फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। PEP शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी कह सकते हैं। अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, ये देखिए इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। इससे पहले C3 प्लांट में कार्बन डाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स कौन थे? कोई बताएगा मुझे आप में से? इससे पहले कौन थे? RUBP, वेरी गुड, RUBP वो थे। अब देखिए साइकिल में क्या होगा, मैं इसको रिमूव करता हूं। यस गुड, राइट, मैं इसको रिमूव करता हूं। देखिएगा कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट की सूरत में डिस्कस कर लेते हैं इनको। इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल, ठीक है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मैंने अभी कहा ना स्ट्रोमेटा मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद होता है, तो स्ट्रोमेटा के अंदर गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, PEP, यानी कि फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, इसके पास कितने कार्बन है? इसके पास है टोटल 4 कार्बन, ठीक है। अच्छा, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। पहली प्रोडक्ट क्या बनी? ऑक्सैलो एसीटेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हुआ? फास्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ। और इस फास्फोफिनॉल पायरुवेट के पास कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। फास्फोफिनॉल पायरुवेट के पास कितने? 3 कार्बन थे। और एक कार्बन कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड का आया। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 4। तो 4 कार्बन प्रोडक्ट, यहाँ पे 4 कार्बन प्रोडक्ट कौन सी बनी है? ऑक्सैलो एसीटेट बनी है। इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है आपके पास? 4 कार्बन कंपाउंड है। सो द process is called C4 मैकेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? C4 मैकेनिज्म का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब शायद आपकी समझ में कुछ आ रही हो बातें। मैं इसको रिमूव करता हूं, मैं इसका साइकिल बनाता हूं। देखिएगा साइकिल क्या होगा इसका।
देखें ये है, सपोज कर ले मीजो, गलत हो गया, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, लीफ के मेसोफिल सेल की बात हो रही है, सपोज कर लें ये क्या है, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ का एरिया है, ठीक है। अच्छा, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं किसका, पीईपी का नाम दे देते हैं, फास्फो, आप जानते हैं फास्फोफिनॉल पायरुवेट। और इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया कि लीफ का मेसोफिल सेल का एरिया। तो अब देखें यहां से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो 3 कार्बन इसके और 1 कार्बन ये, तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन। जब 4 कार्बन हो गए तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनी, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं किसका, ऑक्सैलो एसीटेट। एसीटेट का नाम देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ के 4 कार्बन, इसके पास कितने कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है। फिर अच्छा उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद देखें ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आगे जाकर के क्या काम करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मालिक एसिड में, या फिर मलेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में या फिर मलेट के अंदर जाकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन मौजूद है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो आपके पास सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के अंदर, ठीक है। मैं 1 मिनट, सारा का सारा प्रोसेस आपके पास हो रहा है, यानी कि मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो मलेट है आपके पास, ये कंबाइन होगा किसके साथ में, कंबाइन होगा NADP के साथ में, NADP के साथ कंबाइन होगा, और कंबाइन होके किस चीज को प्रोड्यूस कर लेगा, देखिए यहाँ पर अब ये कंबाइन होगा, कंबाइन हुआ किसके साथ में, जाकर के NADP के साथ में, और इसने NADP के साथ में जब कंबाइन हुआ तो कंबाइन होकर के इसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, यहाँ पर इसने फॉर्मेशन कर ली पायरुवेट की, और पायरुवेट के पास कितने कार्बन मौजूद हैं, 3 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रोड्यूस कार्बन पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसने ये 2 चीजें यूज कर ली, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के यूज होगी किसके अंदर, कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल में, ठीक है। अब सपोज कर लें किसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, सपोज कर लें शुगर कैन प्लांट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, यहाँ पर मैसेज देखो क्या आया है, अनस्टेबल था क्या, क्या नहीं 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 नहीं, ये देखिए ऑक्सैलो एसीटेट मलेट बन गया ना, मलेट बनाने के बाद, यस यू आर राइट रिमशा बलोच, और रिमशा अरशद बलोच कह रहा हूँ, ये मलेट जो था यस अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि इसको मेन चीज क्या है, इसको तोड़ना है, तोड़ के इसको 3 कार्बन अलग करने हैं और 1 कार्बन अलग करना है जो कि ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट है। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने ले जाकर के यूटिलाइज करना है, किसके अंदर यूटिलाइज करना है, आपके पास इन द, यानी कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखिए इन्होंने कैसे एक अल्टरनेट प्रोसेस बना लिया, अल्टरनेट प्रोसेस बना लिया कि इन्होंने क्या काम करा कि जो पार्शियली क्लोज था, कंप्लीट अमाउंट, ह्यूज अमाउंट उसके अंदर नहीं आ रहा था बिल्कुल से भी, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पार्शियली क्लोज होने से थोड़ा बहुत अमाउंट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर हो गया। तो वहां पर जो है आपके पास यूं कह लीजिए कि अब रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट तो नहीं है, तो यहाँ पे ये कहाँ गया, मीजोफिल सेल के अंदर, मीजोफिल सेल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, वहाँ क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल सेल के पास क्या मौजूद था, पायरुविक एसिड था, और 1 कार्बन जाके उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो 1 कार्बन जब जाके कंबाइन हुआ तो कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए आपके पास, ये ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। फिर ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या काम करा, इसने जाकर के यूज किया, ये किसके साथ जाकर के कंबाइन हो गया, ये जाके कंबाइन हुआ NADP के साथ, NADP के साथ में,
अब यहाँ पे H नहीं है ना, H इसलिए नहीं है कि अभी लाइट रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, अभी तो ये प्रिपरेशन कर रहा है, ये तो एक अल्टरनेट मैकेनिज्म बना रहा है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर बाकायदा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती तो फिर एटीपी और एनएडीपी H2 बनता, ना कि एनएडीपी। तो ये एनएडीपी के साथ में कंबाइन हो गया, इसने बना लिया मलेट। अब ये अनस्टेबल था तो ये ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, एक इसने बनाया पायरुवेट और दूसरा इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रिक्वायर्ड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उसके बाद में फिर जाकर के क्या होगा, ये पायरुवेट अगेन फिर दोबारा जाके किसके साथ कंबाइन होगा, अगेन दोबारा जाके किसके साथ कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से, मलेट क्या है, मलेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कितने कार्बन्स मौजूद होते हैं, 4 कार्बन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर मलेट या मैलिक एसिड कहते हैं, आप इसको मलेट का नाम ना दें तो आप इसको मैलिक एसिड कहते हैं। अच्छा जी, तो मैंने मलेट के साथ, ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक, मैंने इसको इसके साथ कर दिया, मुझे इसको दिखाना था, मेरी मिस्टेक, सॉरी नेहा, यू आर राइट, मेरी मिस्टेक हुई है, मुझे इसके साथ कंबाइन करना था असल में, कहाँ करूँ, चलें NADP, चलें जी, मलेट के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। मलेट कंबाइन विद NADP, NADP के साथ कंबाइन हुआ, और जब NADP के साथ मलेट कंबाइन हुआ जा करके, तो इसने क्या काम करा, एक तरफ पायरुवेट बना लिया, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो देखिए ये कहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि इसको बाहर से तो बहुत ही लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी, इसने इनसाइड अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये किसके अंदर यूज कर लेगा, डार्क रिएक्शन के अंदर, और जो यहाँ से पायरुवेट बचा, इस पायरुवेट को दोबारा किसके साथ जाकर के फिक्सेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्सेशन करेगा। लाइट रिएक्शन अब स्टार्ट होगा इसके अंदर, अब स्टार्ट होगा इसके अंदर जा करके, ठीक है ना, क्योंकि लाइट रिएक्शन करने के लिए इसको एटीपी रिक्वायर्ड है। तो अब इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली, क्योंकि भले ही लाइट रिएक्शन हो डार्क रिएक्शन हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट तो इसको मिल नहीं रहा था, तो लिहाजा इसने क्या करा, पहले एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को अप्लाई किया। पहले तो इसने फास्फोफिनॉल जो पायरुवेट था या फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड था, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया, ठीक है। उससे फिर ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर जाकर के, ये 4 कार्बन हो गए, जब 4 कार्बन हुए तो ये क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट। फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो था आपके पास, वो ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मलेट के अंदर, और मलेट जो है वो कहां पर है, क्लोरोप्लास्ट के बंडल शीट सेल्स के अंदर। मलेट कहां मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के बंडल शीट सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर मलेट या मैलिक एसिड कंबाइन हो रहा है NADP के साथ में, NADP के साथ में कंबाइन हुआ तो उसने 2 चीजें बनाई, एक पायरुवेट बनाया 3 कार्बन, और दूसरा क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो शुगर फॉर्मेशन कैल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा, और जो आपके पास यानी कि पायरुवेट था वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, फिर ये साइकिल अगेन देखें इस तरीके से ये साइकिल क्या होगा, चलना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहले अब इसको क्या चाहिए, अब इसको चाहिए एटीपी चाहिए, तो एटीपी बनाने के लिए लाइट रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये डार्क रिएक्शन करेगा, और लाइट और डार्क रिएक्शन के बाद फिर इनके अंदर क्या होगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। कहाँ पे होता है ये, मेसोफिल सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास मौजूद होता है, यानी कि ये फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी बताया था कि यानी कि फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड बेसिकली ये कहाँ पर मौजूद है, मैंने शुरू में कहा था ना कि इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल, के क्लोरोप्लास्ट जो है मेसोफिल सेल का, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय फास्फोफिनॉल पायरुवेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट कर रहा है, फास्फोफिनॉल कर रहा है। तो जहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट कहां पर मौजूद होता है, मेसोफिल सेल के पास मौजूद होता है, तो वहां मेसोफिल सेल के पास कौन मौजूद है, फास्फोफिनॉल पायरुवेट मौजूद है। तो अब वहां पे क्या हुआ, बहुत ही लेस अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का आया। अभी इसने डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, अभी ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास यूं कह लीजिए कि एंटर ही नहीं हो पा रहा है अभी है, ठीक है। अभी ये आउटसाइड ही हो रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर ये फंक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो अब मेसोफिल सेल के अंदर फंक्शन इसलिए हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई की जाए किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। और फोटोसिंथेसिस में भी कौन सा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा। पहले एटीपी बनाएगा, फिर एनएडीपी H2 बनाएगा, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन करेगा। तो पहले तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक चीज भी एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो यहां पर आप याद रखें, मैंने फोटोसिंथेसिस के दौरान एक पॉइंट आपको बताया था। अगर आपको मेरा वो पॉइंट याद है, मैंने कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट amount of carbon dioxide is absorbed is equal amount of oxygen is liberated। याद है वो पॉइंट मेरा, याद है या नहीं? मैंने क्या कहा था, जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाएगा उतना ही ऑक्सीजन का बाहर आएगा। अब आप अपने माइंड से सोचें, माइंड से सोचें, सुने 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 सुने। पार्शियली क्लोज है इंस्ट्रूमेंटा, ठीक है, पार्शियली क्लोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इतना अंदर जा पा रहा है जितने अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। मैं बताता हूँ ये कब होता है। आप पहले ये बात सुने कि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना अमाउंट जा पा रहा है जितनी अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, नहीं जा पा रहा है। तो इसने क्या करा, जो लेस अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर हुआ ना, अब वो लेस अमाउंट से क्या होगा, इतने कम अमाउंट से तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो इन्होंने मेसोफिल सेल में क्या करा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मेसोफिल सेल के अंदर थोड़ा लेस अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का मेसोफिल सेल में एंटर हुआ ना, तो इन्होंने क्या काम करा, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वहां मेसोफिल सेल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, उसके साथ कंबाइन कर लिया। ये इन्होंने एडप्टेशन की है, ये एडप्टेशन की है, क्योंकि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे ड्राई क्लाइमेट के अंदर, हॉट एरियाज के अंदर एक्सपायर हो रहे थे। तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बना लिया। ये एक तरीके की यानी कि ड्राई एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स की, उन प्लांट्स की जिनमें स्टोमेटा पार्शियली क्लोज होते हैं, उनकी एक एडप्टेशन है एक तरीके से ना। तो अब ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, थोड़ी बहुत लेस अमाउंट गया मेसोफिल सेल के पास, तो वहां फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड था। अब इन्होंने देखे किस तरीके से एडॉप्टेशन की, अब इन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड को फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन कर लिया। जबकि इसको कंबाइन होना था स्ट्रोमा के अंदर मौजूद जाकर के रिबिलास 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ, तो अंदर चली भी जाए तो फायदा कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं है, अमाउंट ही बहुत लेस है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या काम करा, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के पास जो फास्फोफिनॉल पायरुवेट था उसके साथ ही इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई तो क्या बन गया, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है। उस 4 कार्बन कंपाउंड को ऑक्सैलो एसीटेट का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए C4 प्लांट कह रहे हैं। फिर ऑक्सैलो एसीटेट जाकर के कन्वर्ट हो गया मलेट के अंदर। जब मलेट में कन्वर्ट हुआ, आप सुने, यहाँ से सुने, यहाँ से सुने, यहाँ से सुने, मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही मेरी वॉइस? भाई मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? आ रही है, नेट का इश्यू होगा बेटा। अच्छा आप सुने, यहाँ से सुन लें प्लीज। मेसोफिल सेल में क्या हुआ, फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड के साथ या फास्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई, फिर वहां से क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ऑक्सैलो एसीटेट फिर किस में कन्वर्ट हुआ, मलेट के अंदर। किस में कन्वर्ट हुआ, मलेट में। ठीक है, अब मलेट इज ट्रांसफर टू द क्लोरोप्लास्ट। अब मलेट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अब ट्रांसफर हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाएगा तो वहां पे क्या मौजूद होगा, स्ट्रोमा के अंदर एनएडीपी। ठीक है, या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्या मौजूद होगा, एनएडीपी, क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास जो एनएडीपी था ना, ये उसके साथ कंबाइन हो गया। जब ये उसके साथ कंबाइन हुआ तो कंबाइन होने के बाद एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना। ऐसा एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना जिसके पास कितने कार्बन मौजूद थे, 5 कार्बन मौजूद थे। वहां कितने कार्बन, कीटो एसिड 6 कार्बन वाला, यहाँ कितने कार्बन मौजूद थे, 5 कार्बन थे। तो अब इसने उस 5 कार्बन कंपाउंड को जो अनस्टेबल था तोड़ दिया। तोड़ा तो एक तरफ यानी कि क्या बना इसके अंदर, एक तरफ यानी कि 4 कार्बन, एक तरफ इसके पास 3 कार्बन तो अलग हो गए पायरुविक एसिड के, और एक कार्बन अलग हो गया। जो एक कार्बन अलग हुआ वो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड था। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने ले जा करके किसके अंदर यूटिलाइज कर लिया, अपने डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन करने के लिए पहले लाइट रिएक्शन करेंगे, एटीपी जनरेट करेंगे, NADPH2 जनरेट करेंगे, फिर स्टोमा के अंदर जाकर के इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेंगे किसके अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर यूज कर लेंगे। समझ आई कुछ मेरी बात? अभी भी नहीं समझ आया?
अभी भी नहीं समझ आया? ट्रिक बताऊंगा, मैं बता देता हूँ, एंड में बता देता हूँ। फरकंदा मुझे लास्ट में याद दिलाना। आ गई? पक्का? पक्का, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तो एक मैकेनिज्म था। अभी कैंप साइकिल, ये थे C4 प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, कैंप साइकिल को। कैंप साइकिल किसके अंदर होगा? कैंप साइकिल जो मोस्टली मोस्टली वो ज़ेरोफाइट जिनका स्टोमेटा ही बंद हो जाता है। वो ज़ेरोफाइट, इनका तो पार्शियली क्लोज था ना, इन ज़ेरोफाइट का स्टोमेटा ही क्या होता है? क्लोज होता है, तकरीबन क्लोज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर हो ही नहीं पाती है। बहरहाल कैंप साइकिल को आप कहते हैं क्लास इसको आप नाम देते हैं किसका? क्रॉस सक्लेशन एसिड साइकिल। सैकुलेंट प्लांट पढ़ा था ना, तो सैकुलेंट प्लांट कहाँ पाए जाते थे? डेजर्ट में पाए जाते थे। और डेजर्ट में कहाँ? जहाँ पे टेम्परेचर 46 से भी ज्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, और ये वो प्लांट थे, सैकुलेंट प्लांट जानते हैं ना, कि रानी सीजन में फूड और वाटर को अपने सॉफ्ट पैरेन्काइमस टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लिया करते थे, और जब ड्राई सीजन आता था तो थोड़ा थोड़ा ये फूड और वाटर यूज करते थे। अच्छा जी, चले मैं किसी आप में से किसी से पूछता हूँ, सैकुलेंट प्लांट की कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? रिमशा तुम बताओगी? रिमशा से रिमशा तुम बताओगे? ये तो नेहा ने बताया। ठीक है नेहा, बाकी अलिशबा? ठीक है। एलोवेरा प्लांट, ये एलोवेरा प्लांट इसकी क्या है, एक वेल नॉन एग्जाम्पल है। आप उस जूस को यूज करते हैं, वो असल में उसका रिजर्व फूड होता है जो स्टोर कर लेता है। अच्छा देखिए, अब इनमें क्या होगा? दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन कैक्टाई प्लांट। ये मोस्टली किसके अंदर होता है? दिस प्रोसेस ऑकर कैक्टाई, कैक्टाई कहते हैं या कैक्टस कहते हैं? कैक्टस कहते हैं, बात तो एक ही है आपके पास। कैक्टाई प्लांट, या फिर आपके पास पाइनएप्पल प्लांट है, ये भी बहुत हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है। पाइनएप्पल, आपने पाइनएप्पल के लीफ देखे ना, कैसे हार्ड होते हैं और स्केली लाइक लीफ होते हैं, स्केली लीफ इस तरीके से देखें। स्केली लीफ देखें कितना मॉडिफाई कर लिया इसने, क्योंकि देखिए लीफ बड़ा होता है ना, इस तरीके से लीफ का मार्जिन ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है। तो इन्होंने अपने लीफ को क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया इसके साइज को। साइज रिड्यूस हुआ, नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑटोमेटिकली कम हो गया, और जब नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हुए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ऑटोमेटिकली इनका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये कर लेते हैं थोड़ा सा। और इनके लीफ क्या होते हैं? थिक होते हैं। थिक इसलिए होते हैं कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर थिन लीफ होंगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। ये इनकी अडेप्टेशन से। तो कैक्टस में, पाइनएप्पल प्लांट में यूफॉर्बिया प्लांट है, ठीक है, या मैनी अदर प्लांट, और कई दूसरे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इस प्रोसेस में होगा क्या। मैं रिमूव करता हूँ इसको। इन सच प्लांट स्टोमेटा आर क्लोज। डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट में भी प्लांट की दो कैटेगरी है, आपको पता है? एक कैटेगरी तो देखें, डेजर्ट में आप जाए ना कभी, खैर देखें इस तरीके से ना, डेजर्ट में प्लांट की दो कैटेगरी है। नहीं नहीं, पिस्मोसर की बात नहीं कर रहा। डेजर्ट में एक कैटेगरी वो है, देखें एक एरिया क्या है डेजर्ट में? प्लेन एरिया है, प्लेन। सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल सबसे बकवास सॉइल होती है, नो फर्टिलिटी। सबसे बेस्ट सॉइल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लोम सॉइल, लोम या लोमी सॉइल, सब में बेस्ट कैटेगरी है। अच्छा, फिर एक एरिया होता है हिली एरिया। आप में से कोई थरपारकर से बिलोंग करता हो तो आपने हिली एरिया, हिली रेत के टीले बने हुए होते हैं ना, रेत के हिली। तो अब देखें,
इनके मुकाबले में ये जो प्लेन एरियाज होते हैं ये ज्यादा ड्राई होते हैं, और जो हिली एरियाज होते हैं ये कम ड्राई होते हैं, लेस ड्राई। अब आप कहेंगे वजह क्या है? वजह इसका ये होता है कि देखें, जब बारिश होती है ना, तो बारिश जैसे कि सपोज करें बारिश हो रही है इस डेजर्ट में, इस दफा तो बहुत हो गई, बड़ी ग्रीनरी है इस दौरान। गोरा हिल चले जाएं या थरपारकर साइड, मट्ठी मिट्टी जहाँ पानी नहीं होता था, तो ये पानी बारिश आती है ना, तो इन टीलों में पानी इस रेत के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर रेस जब भर जाती है, टीला भर जाता है पानी का, जैसे जब टीला भर गया पानी का, फिर ये नीचे डेप्थ में चला जाता है, डेप्थ में जाता रहता है, और इधर पे भी आता रहता है। बारिश बंद हो गई, अब यहाँ पे सपोज करें कि मैं कहूँ कि यहाँ पे एक कैक्टस प्लांट मौजूद है, सपोज करें कैक्टस प्लांट मौजूद है, ये अपनी रूट्स को हॉरिजेंटली ग्रो करता है ना, डेप्थ में नहीं लेके जाता है। इसलिए नहीं लेके जाता है, इसको पता है बारिश होगी तो सॉइल इतना ड्राई है कि डेप्थ तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो ये हॉरिजेंटली नियर द सॉइल सरफेस रूट्स को ग्रो कर लेता है, ताकि रैपिडली रेन वाटर को एब्सॉर्ब किया जा सके। चले, यहाँ से सारा पानी इसने ले लिया ना, यहाँ पे पानी ले लिया, अब यहाँ और टेम्परेचर लाइट पड़ रही थी तो वाटर ऑलरेडी एवापोरेट हो रहा था, अब यहाँ तो वाटर नहीं है ना, लेकिन इसकी बनिस्बत इसलिए एरियाज के पास वाटर मौजूद होगा, क्योंकि इसीलिए एरियाज में वाटर कहाँ से ड्राई हुआ था, इस हिल से ड्राई हुआ था, इस हिल से ड्राई हुआ था, लेकिन इस हिल के नीचे की जो सॉइल है वहां पे अभी तक वाटर क्या था, मौजूद था। तो कुछ समझ आई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको? बताइएगा। बता देना। आवाज ही नहीं है जा रही क्या मेरी? क्या हुआ भाई? यस। क्या हुआ, सही से नहीं आई? सही से क्यों नहीं आई भाई? देखिए, मैंने कहा डेजर्ट में दो एरियाज हैं, चले मैं इसको रिमूव करता हूँ। सपोज कर लें, हाँ मीटिंग एंड होने वाली है, क्या करूँ अब। सपोज कर लें कि डेजर्ट में दो एरियाज हैं, एक एरियाज ये प्लेन एरियाज हैं, जल्दी से बात करता हूँ, और ये हिली एरियाज हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो प्लेन एरियाज में नीचे तक पानी चला जाता है, हिली एरियाज में पहले ये हिल पूरी आपके पास, यानी कि यहाँ वाटर आएगा, और जब वाटर बचेगा तो फिर नीचे कहाँ चला जाएगा, इस सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे सपोज करें जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना,